तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हो गया है और मांगे क्या है इनकी? हालांकि देखिए सोशल मीडिया बैन एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये पूरी तरीके से जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की कर लीजिए, वैसी की वैसी तस्वीरें। आगे क्या होने वाला है? ऐसे में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं यहाँ पर। देखिए प्रिया, जाहिर तौर पर जो नेपाल में अभी हो रहा है, ये कई दशकों के बाद इस तरह का मंजर हमने नेपाल में देखा है, जहां पर खासतौर से जो यंगर जनरेशन है, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म में, कल हमने तस्वीरें देखी हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। हालांकि ये गुस्सा बताया जा रहा है सोशल मीडिया बैन को लेकर। हालांकि जो बैन है उसको कल रात को रिवोक कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वहां पर हिंसा थमी नहीं है। जो ताज़ा तस्वीर हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री रहे नेपाल के, उनके इस्तीफे के बाद की तस्वीर है, यानी कि अभी तक वहां पर हालात संयम में नहीं आ पाए हैं। इसी बीच जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि नेपाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो वहाँ की आर्मी है, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट साझा किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो आम नागरिकों से संयम बरतने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस विषय में राजनीतिक संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो एक गुस्सा है, अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ की बात करें, लोकल आवाम की बात करें, तो 2008 से जब से वहाँ पे मोनार्की ख़त्म हुई है, वहाँ पर लगातार नेपाल में जो सरकारें हैं वो स्टेबल नहीं रही हैं। अगर हम पिछले 2008 से अब तक की बात करें तो 14 वहाँ पे सरकारें बदली जा चुकी हैं अब तक, और एक भी सरकार ने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया। लेकिन जो ये कंसिस्टेंट जो प्रेशर बन रहा था, जो बिल्डअप हो रहा था, जो आज कल में फटा है, उसके पीछे कई बहुत से कारण हैं। माना जा रहा है कि जो वहाँ पर करप्शन का इशू है, नेपोटिज्म का इशू है, भाई भतीजावाद है, और खासतौर से गवर्नेंस को ठीक से ना चलने दे पाना, और वहीं साथ ही साथ जो हर साल हजारों नेपाली युवा जो है नौकरी तलाशने के लिए देश उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं सुलग रहे थे बहुत समय से, और सोशल मीडिया एक बहाना बना जबकि लोग सड़कों पर आए। लेकिन फिलहाल अब अगर हम आगे की बात करें तो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ नेपाल बढ़ सकता है आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि नेपाल में पिछले कुछ सालों में लगातार वही चेहरे वापस सत्ता में लौट रहे हैं, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये जाहिर तौर पर हमने लोगों को सुना था, उन्होंने कहा था कि वो त्रस्त है और राजतंत्र की मांग की जा रही है। और आपको नहीं लगता कि कल 7 दिन का समय रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया था, और अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता तो उसके बाद ये स्थिति शायद नहीं होती, और उसके बाद भी ये हिंसा तब भड़की है जब प्रधानमंत्री और इनकी तरफ से कहा गया है कि जो बीच में आ रहा है उसको गोली मार दो। देखिए, शूट एंड साइड के ऑर्डर्स तो कल ही दे दिए गए थे, जिसके बाद हमने देखा कि 19 यंग लोगों की इसमें जान चलेगी इन क्लैशेस में, और कई सौ लोग जख्मी भी हुए, दोनों तरफ, फोर्सेस की तरफ भी और सिविलियन साइड में भी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो जाहिर तौर पर इसके बाद जो मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया वो एक प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते थे, और जो बैन लगाया गया, माना यह जा रहा है कि इसके बाद जो आम पब्लिक है उनमें यह सेंटिमेंट गया कि हमारे बोलने पर भी, हमारे अपने विचार रखने पर भी इस तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। तो इसी बात के बाद ये जो गुस्सा है वो फूटा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें भारत की, क्योंकि पड़ोसी मुल्क भारत है, तो भारत भी चाहता है कि वहां पर शांति बहाल हो। कल ही हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि वहां पर सभी साइड जो रेस्ट्रेंट बरतें, और यही साथ ही साथ जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं इस वक्त नेपाल में, उनको भी कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें। और एक हेल्पलाइन नंबर भी आज भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि नेपाल क्या वापस कितनी जल्दी शांति की तरफ लौट पाता है। लेकिन क्योंकि फिलहाल अभी केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी वहां पे हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं, अभी भी लोगों में गुस्सा है, और अब देखना यह होगा कि जो अगला चेहरा सामने आता है क्या वो वहां की जनता को मंजूर होगा या नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 सरकारें बदल चुकी है 2008 के बाद अब से, और एक भी सरकार ने अब तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि आगे जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, जो वहां पे जो फोर्सेज हैं वो किस तरह का वहां पर माहौल बनाती है और कितनी जल्दी ये सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में आ पाती है। तो देखिए, जो तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन इस तस्वीरों पर विराम लगना भी बेहद जरूरी है शैलेंद्र। और कहीं कुछ ऐसी भी निकलकर कोई बात सामने आई है कि यहां पर विराम लग जाएगा, क्योंकि स्थानीय लोगों से बात की जा रही है। उनकी मांग है कि अब हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। वहां पर आपने खुद बताया कि एक भी सरकार पूरी नहीं, उन्होंने कहा हमने बहुत मौके दिए हैं साल दर साल, जैसे भी इलेक्शन हुए, जो भी नेता राजनेता आए, और आप देखिए वित्त मंत्री को तो दौड़ा कर पीट रहे हैं। ऐसे में विश्वास कैसे दोबारा कायम हो पाएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए, जाहिर तौर पर वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल हज़ारों की तादाद में जो नेपाली युवा है वो अन्य देशों में और भारत भी आते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो लगातार कमज़ोर होती चली गई है और ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है लोगों के पास कि वहाँ पर उनको एक सिक्योर माहौल दिया जा सके, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट का कुछ को लेकर कुछ कदम उठाए जा सके। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो हमारी बात कुछ लोकल नेपाली सिटीजन से भी हुई है, उनका ये कहना है कि जो उनके समय में जो चेहरे थे सत्ता में, आज भी वही चेहरे सत्ता में हैं, जो कि उनके बच्चे जो उस जनरेशन के बच्चे भी वही सत्ता को देख रहे हैं, उन्हीं चेहरों को सत्ता में देख रहे हैं। तो वो उससे वो ऊब चुके हैं और जो उनके कोर कंसर्न्स उनको एड्रेस नहीं किया जाता है। वहाँ पे नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद का भी इशू है, वो लगातार चलता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जो कि नेपाल में नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस माहौल में फिलहाल लोगों का गुस्सा शांत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसलिए वहाँ की सेना ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने एक साझा बयान जारी किया और ये कहा है कि लोग संयम बरतें। और जिन लोगों की इसमें मौत हुई उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की और ये कहा है कि इसमें स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाना चाहिए वो हम उठा रहे हैं। तो ऐसे में संयम बरतने की अपील तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो गुस्सा हुआ वो फूटा हुआ है वहां पर और हिंसा लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट बिल्डिंग वहां पर भारत को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, एकदम टच करता है, तो भारत तो सेफ है ना यहाँ पर। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है और भारत के साथ एक लंबा बॉर्डर लगता है नेपाल को, तो ऐसे में वहाँ पर कल जिस तरह के हालत वहाँ पे बने उसके बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो है सतर्कता बढ़ा दी गई ताकि स्पिल ओवर इफेक्ट भारत में ना हो और भारत में इस तरह की हिंसा ना बढ़ के। तो जाहिर तौर पर भारत चौकस है, लेकिन भारत नज़र भी बनाए हुए है नेपाल के साथ में। हम ये भी मान रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो भी वहाँ पर संयम बरतने के लिए और हालात नॉर्मल पर आ जाए इसको लेकर भी लगातार नज़र बनाए हुए है। हालांकि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है, भारत दखल नहीं देता नेपाल के अंदरूनी मामलों में, लेकिन जाहिर तौर पर जो भारतीय इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, उनके लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। तो क्योंकि बहुत से टूरिस्ट यहां से नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी कहा गया है कि वो वहां पर जो लोकल इंस्ट्रक्शंस हैं उनका वो पालन करें। और लेकिन साथ ही साथ नजर बनी हुई है ताकि स्पिल ओवर इफेक्ट भारत के बॉर्डरिंग स्टेट्स पर ना हो, खासतौर से बिहार और जो नेपाल यूपी के जो इलाके हैं जहां से बॉर्डर सटता है नेपाल का, तो वहां पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जरा हमारे दर्शकों को इस बारे में भी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि देखिए जेनजी की लड़ाई थी, कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में भी बच्चे आए थे, आपने भी बताया इस बारे में। अब तो वहां पर महिलाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं और जो भी उनकी मांग थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन प्रधानमंत्री देखिए देश छोड़ चुके हैं, विपक्षी पार्टियां भी यहाँ पर मुझे लग रहा है वो भी डरी हुई हैं पूरी तरीके से। तो अब आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से स्थिति को संभाला जाएगा? देखिए, ट्रिगर यहाँ से हुआ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनको बैन किया गया, अगर मैं कुछ नाम लूँ इसमें टिकटॉक, वाइबर, वी टॉक, निम्बस, पोपो लाइव, ये तमाम और इंक्लूडिंग फेसबुक, इनको भी बैन किया गया नेपाल में एक ऑर्डर के जरिए। और ये कहा गया कि वहाँ पर जो रेगुलेशन के लिए इन कंपनी से कहा जा रहा था कि रेगुलेशन के लिए वो उनका साथ दें वहाँ की सरकार का, लेकिन उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। इस तरह की रेगुलेशन सिर्फ नेपाल में मांग नहीं हो रही थी, बल्कि भारत में भी लोकल रेगुलेशन के लिए अधिकारी हैं मौजूद, ताकि किसी भी तरह की जो अफवाहें फैलती सोशल मीडिया पर उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा बना, ये सिर्फ एक ट्रिगर बना कि लोगों का गुस्सा फूट गया। और ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी कहा जा रहा था कि जो वहाँ पर अपने विचार रखने की जो प्लेटफॉर्म था वो सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी बात नेपोटिज्म को लेके, करप्शन को लेके, प्राइस राइज को लेके लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इसको बैन किया गया उसके बाद जो पब्लिक में मैसेज गया कि कहीं ना कहीं नेपाल की जो केपी ओली सरकार है वो कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ों पर कंट्रोल करना चाहती है, उस पर बंदिश लगाना चाहती है, इसीलिए लोगों का गुस्सा फूट गया। लेकिन अब अगर हम आगे की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें एक साथ आना होगा ताकि they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. Our friends, more than 20 friends have been killed and many of the youths have been injured. They have been shot by bullets on their chest, on their legs and many body parts. So we need all those corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians, whoever are here. All these corrupt politicians should surrender to the law of the nation and they should be given punishment as hard as they could suffer.
तो देखिए स्थानीय लोग वहां पर शैलेंद्र मांग कर रहे हैं कि देश छोड़ना यहां पर काफी नहीं है, सामने आए, आकर माफी मांगे। ये उग्र तभी हुआ जो कल मौत हुई है ना लोगों की, उस पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर कहना है कि अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। देखिए जाहिर तौर पर इस वक्त वहां पर सेंटिमेंट्स भड़के हुए हैं और खासतौर से जो कल कैजुअलिटी हुई है 19 लोगों की जान गई है, उसमें मैक्सिमम जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो जाहिर तौर पर इसके बाद गुस्सा भड़का है। मांग ये भी की जा रही थी कि उनको कंपनसेशन दिया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वापस रिस्टोर किया जाए, जो कि हमने होता हुआ देखा। कंपनसेशन को लेकर अब तक बात नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वहाँ के होम सेक्रेटरी हैं और आर्मी और पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अब ये मांग की है कि लोग संयम बरतें और इसके बाद एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शैलेंद्र जरा सा बहुत संक्षिप्तता में ये बता दीजिए कि अगर वो रजिस्ट्रेशन ना भी होता तो सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला था? उन्होंने तो कहा था कि हाँ हमारे पास में डेटा रहेगा ताकि कोई फेक न्यूज या इस तरह की कोई चीजें चल रही है तो हमें पता लगे, लेकिन क्या कोई और मंशा भी हो सकती है? देखिए जो नेपाल सरकार ने जो कदम उठाए थे बैन करने के लिए, वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। अगर हम जनरली ये बात माने कि जो नेपाल सरकार ने किया वो उचित अगर कदम उन्होंने उठाया, तो उसके पीछे फैक्टर्स ये होते हैं कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ऐसी फेक खबरें होती हैं, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए खबरें चलाई जाती हैं। तो ऐसे में ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है कि वो कंप्लाई करे, कंप्लायंस के लिए जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।